नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हम सब बात किए थे उपराष्ट्रपति के बारे में और उनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल थे उनको हम लोग जाने थे। इस वीडियो में हम सब भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको जानेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल है उसको हम लोग जानेंगे। देखिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो हमारा मेन है 74, 75 और 78। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखिए जो हमारे भारत में जो व्यवस्था है वो संसदीय शासन प्रणाली है और इसमें जो हमारे राष्ट्रपति वो हैं, वो नाम मात्र के शासक होते हैं। जो राष्ट्रपति हैं हमारे, वो नाम मात्र के शासक होते हैं और वास्तव में हम जो शासन करता है वो हमारे होते हैं प्रधानमंत्री। ये अपने मंत्रिपरिषद के साथ मिलके भारत में जो भी निर्णय लेना हो वो लेते हैं और वास्तव में यही शासक होते हैं। ये राष्ट्रपति हमारे सिर्फ़ नाम मात्र के शासक होते हैं। देखिए जो संविधान के रचयिता हैं बी आर अम्बेडकर, वो भी हमारे जो भारत के जो प्रधानमंत्री का पद है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पद से कंपेयर किए हैं। तो प्रधानमंत्री को जानने से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि मंत्रिपरिषद क्या होता है। इसको हम लोग समझ लेते हैं पहले। देखिए हमारे मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री और एक हमारा स्टेट मिनिस्टर राज्य मंत्री और तीसरा उपमंत्री। देखिए कैबिनेट मंत्री कौन होता है? तो हमारे देश में जो भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, यानी जैसे हमारा हो गया फाइनेंस मिनिस्ट्री, ओके, वित्त मंत्रालय और हमारा रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। तो ये जो हमारा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, मुख्य डिपार्टमेंट है, ये इसको कौन हैंडल करता है? तो ये कैबिनेट मंत्री। और ये अपने मंत्रालय में का जो भी फैसला होगा वो उसे लेने में ये स्वतंत्र होते हैं और अपना खुद ये अपना निर्णय लेते हैं। और देखिए राज्य मंत्री होता है। राज्य मंत्री हर स्टेट में नहीं होता है बल्कि देश में मतलब राज्य मंत्री उस मंत्रालय का एक ही होता है और यह कैबिनेट मंत्री की हेल्प करता है, मदद करता है। और ये राज्य मंत्री एक स्वतंत्र प्रभार, इसको आप लोग समझ लीजिए जैसे कोई छोटा-मोटा डिपार्टमेंट हो गया, उसके लिए एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त कर दिया जाता है। और यह सेम कैबिनेट मंत्री की तरह ही मतलब अपने जो मंत्रालय है उसमें कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होता है। तो कैबिनेट मंत्री समझ में आ गया आपको, जो हमारे मुख्य जो मंत्रालय है उनको हैंडल करते हैं। राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री की मदद के लिए होते हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जिनको छोटा-मोटा मंत्रालय दे दिया जाता है और ये कैबिनेट मंत्री की तरह ही काम करते हैं। अपने अपने मंत्रालय में ये स्वयं फैसला लेते हैं। उपमंत्री हमारे ये राज्य मंत्री की मदद के लिए होते हैं। राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों की मदद के लिए होते हैं हमारे उपमंत्री। तो देखिए तीनों मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री और राज्य मंत्री और उपमंत्री, इन तीनों को मिला कर के ये हमारा मंत्रिपरिषद बनता है। ये हमारे मंत्रिपरिषद में आते हैं, अंडर में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में फ़र्क क्या होता है? तो देखिए इन तीनों को जब मिला देते हैं हमारे प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, तो ये हमारा मंत्रिपरिषद बनता है। और कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री इनको लेकर के हमारा मंत्रिमंडल होता है। ये हमारा मंत्रिमंडल कहलाते हैं। ओके, आपको मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद समझ में आ गया होगा। हमारे कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री ये हमारा मंत्रिमंडल होते हैं। ओके, और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, इन सब को लेकर के ये हमारा मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो चलिए अब हम अपने आर्टिकल जो 74, 75, 78 और प्रधानमंत्री को जान लेते हैं। देखिए आर्टिकल 74 यानी अनुच्छेद 74 के फर्स्ट में है, वो बोला गया है कि हमारे राष्ट्रपति की सहायता के लिए और सलाह देने के लिए हमारा मंत्रिपरिषद और उनके साथ एक मंत्रिपरिषद होगा। ओके, ये राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। और 74 का दूसरा अनुच्छेद 74 का दूसरा के तहत मंत्रियों द्वारा जो राष्ट्रपति को दी गई सलाह वो किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। जो भी हमारे मंत्रिपरिषद है और प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रपति को सलाह दी गई है, वो किसी भी अदालत में उसके प्रति कोई भी जांच मतलब नहीं किया जाएगा।
अनुच्छेद 74 के फर्स्ट के तहत हमारे भारत में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और एक मंत्रिपरिषद होगा। और 74 के दूसरे के तहत जो भी मंत्री हैं उनके द्वारा जो राष्ट्रपति को सलाह दी गई है वो किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी। अब अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के संबंध में अन्य जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। अनुच्छेद 75 के फर्स्ट में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो हमारे मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्री हैं जो हम कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री, उपमंत्री, उन मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और वो प्रधानमंत्री की सलाह पे हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करेंगे। और 75 के दूसरा के तहत मंत्री जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, यानी जो हमारे मंत्री हैं ना वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति उन्हें जब चाहें तब हटा दे, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही उन्हें हटा सकते हैं, अपने मर्जी से नहीं। और हमारा जो अनुच्छेद 75 का 3 है उसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी जो हमारा पूरा मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप की यहाँ पे बात हो रही है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। और हमारा देखिए जो प्रधानमंत्री हैं वो मुख्य रूप से हमारा लोकसभा से ही आते हैं, लोकसभा से। लेकिन कई प्रधानमंत्री हमारे राज्यसभा से भी आए हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी 1966 में और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में और एस.टी. देवगौड़ा ये हमारे 1996 में ये राज्यसभा से आए थे चुन के। तो हमारे जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन अपने मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, एक सामूहिक रूप से और एक व्यक्तिगत रूप से। तो हमारा जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज़ तो कोई होना नहीं है। अब अनुच्छेद 75 के 4 के तहत जो राष्ट्रपति हैं वो तीसरी अनुसूची में जो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों को। अब 75 के 5वें के तहत, अनुच्छेद 75 के 5वें के तहत जो एक मंत्री वो लगातार 6 महीने की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। इसका मतलब सिंपल वे में समझिए, देखिए अगर कोई हमारा मंत्री है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी वो मंत्री बन सकता है, लेकिन उसके 6 महीने के अंदर ही 6 महीना जो टाइम पीरियड होता है वो 6 माह के अंदर, उसे 6 माह मतलब समाप्त होने वाला है, उसके अंदर ही उसे किसी भी सदन का या राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना होगा। अगर 6 महीने के अंदर वो इन दोनों का मतलब दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं हो पाता है तो जो उसको मंत्री पद दिया गया है वह खत्म हो जाएगा। यानी जो हमारा दोनों सदन का सदस्य नहीं है वो भी मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे अपना किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। अब 75 का अनुच्छेद 75 का जो 6 है उसमें मंत्रियों का जो वेतन और भत्ता है वह संसद है वो कानून द्वारा निर्धारित करेगी, वो संसद ही तय करेगी। हमारा आर्टिकल 76 जो है वो प्रधानमंत्री से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आप इसे समझ लीजिए। आर्टिकल 76 के तहत हमारा जो राष्ट्रपति होते हैं वो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। अब महान्यायवादी क्या होते हैं? तो देखिए हमारे जो महान्यायवादी जिनको अटॉर्नी जनरल हम लोग बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल, इनको हिंदी में महान्यायवादी बोलते हैं। तो ये हमारे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जो हमारे सरकार का प्रमुख वकील होता है और प्रमुख कानूनी सलाहकार भी होता है, वो हमारा अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 77 को भी आप जान लिए, हालांकि ये प्रधानमंत्री से रिलेटेड नहीं है। देखिए अनुच्छेद 77 के तहत भारत सरकार का कोई भी कार्यवाही होगा वो राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी। कोई भी अगर किसी अन्य देश से कोई समझौता भी होता है तो वह राष्ट्रपति के नाम पे की जाएगी, क्योंकि मतलब जो हमारे भारत के शासक हैं वो राष्ट्रपति को ही माना जाता है। ओके।
अब अनुच्छेद 78 देखिए, अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में, यानी प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है उसको इसमें बताया गया है। जो हमारे प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित जो अनुच्छेद है, ऐसा क्वेश्चन करता है कि हमारे प्रधानमंत्री की कर्तव्य से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो वो हमारा 78 है। तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करने के लिए, मतलब अगर कोई भी कानून बनता है तो उसे हमें राष्ट्रपति के पास भेजना होगा। कोई भी कानून का मतलब जो पास करना हो, कानून बनाना हो, जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है तो हमें अपने राष्ट्रपति के पास भेजना होता है आखिरी मुहर के लिए। और हमारा बी, जो अनुच्छेद 78 के बी में जो संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जो राष्ट्रपति मांगे, यानी हमारे राष्ट्रपति अगर कोई कानून के प्रस्ताव से संबंधित जानकारी मांगते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करना होगा, देना होगा। तो 78 का ए में कोई भी कानून के प्रस्ताव से संबंधित हो वो हमारे राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। और दूसरा, कोई भी प्रस्ताव से संबंधित अगर हमारे संघ के मामलों से संबंधित अगर जानकारी मांगते हैं तो हमें प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करना होगा। ये हमारे अपने मंत्रिपरिषद को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, मंत्रिपरिषद को, और जो भी क्रम वाइज हैं, ये हमारा मंत्रिपरिषद है। देखिए, प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री के अंडर में हमारे ये तीनों मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री उनके हेल्प के लिए, और उप मंत्री। ओके, अब इनके नीचे आते हैं हमारे संसदीय सचिवालय। ओके, ये तो एकदम इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब पीएमओ ऑफिस को जान लीजिए आप। पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ये देखिए, प्रधानमंत्री सचिवालय वो 15 अगस्त 1947 को जून 1977 से, यानी 15 अगस्त 1947 को ये अस्तित्व में आया। इसे प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में माना जाता है। पीएमओ का नेतृत्व प्रधानमंत्री के सचिव द्वारा किया जाता है। जो प्रधानमंत्री के सचिव होते हैं सचिवालय, उनके द्वारा किया जाता है। और इनका जो प्रधान सचिव, यानी जिसे हम लोग चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं, उनके रूप में नामित किया गया है। अब हम लोग प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद से जो रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको जान लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक प्रावधान है जो प्रधानमंत्री की योग्यता के लिए प्रदान करता है? तो देखिए, हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो प्रधानमंत्री की योग्यता के लिए प्रदान करे। दूसरा क्वेश्चन है, एक बुनियादी योग्यता के रूप में प्रधानमंत्री को संसद के किस सदन का सदस्य होना चाहिए? किस सदन का, राज्यसभा या लोकसभा? तो देखिए, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। जो हमारे संसद के दो होते हैं ना, एक लोकसभा और राज्यसभा, तो इन दोनों में से वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, या तो लोकसभा या राज्यसभा। यदि नहीं है, मान लीजिए इन दोनों में से मतलब किसी का भी सदस्य नहीं है, तो वह 6 महीने के अंदर सदस्य बन सकता है, तो भी उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन उसे 6 महीने के अंदर ही वो इन दोनों में से किसी का भी सदस्य बनना होगा, या लोकसभा या राज्यसभा का। ओके, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, पीएम उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो देखिए, पीएम के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन वो हमारे लोकसभा के सदस्य के समान होना चाहिए। बताया गया है कि हमारे जो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके समान होना चाहिए। यानी जो लोकसभा के सदस्य का जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष, तो यानी हमारे प्रधानमंत्री बनने का भी जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होगा। अब मंत्रियों के जो वेतन और भत्ते हैं किस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो ये हम लोग पढ़े हैं, ये संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो हमारे मंत्री होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कहने का मतलब, अभी इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा देंगे। ही एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, वो एक्ट करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री के सलाह पर ही उन्हें हटा सकते हैं अपने उनके पद से। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो केंद्रीय में, इसमें देखिए जो पूछा गया है वो मिनिमम 5 वर्ष का तो होता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री का जो इलेक्शन होता है डायरेक्ट तो होता नहीं है। हम लोग अपने सांसद चुनते हैं, और जिनका बहुमत होता है वो अपना एक लीडर चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इनका न्यूनतम जो मुख्य कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। लेकिन जो उनके मंत्री होते हैं उनका कार्यकाल वो राष्ट्रपति, मतलब प्रधानमंत्री चाहे जब चाहें तब उन्हें हटा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किस निकाय के प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए यहाँ पे सामूहिक रूप से पूछा गया है, व्यक्तिगत रूप से नहीं, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी प्रदान करता है? तो हमारा है अनुच्छेद 75। ओके। अब केंद्र सरकार की मुख्य नीति निर्माण संस्था है, वो है कैबिनेट। मुख्य नीति निर्माण संस्था, जो जिनके पास मुख्य डिपार्टमेंट मंत्रालय होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है? तो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। वो जिनको चाहे, मतलब जो भी हमारे मंत्री हैं, जिनको चाहे वो मंत्रालय दे सकते हैं और उसमें फेरबदल भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन किया गया है, कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित करता है? तो वो हमारा अनुच्छेद 78 है, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे कोई भी कानून बनाने के लिए, और कोई भी अगर राष्ट्रपति कोई भी जानकारी मांगते हैं उससे रिलेटेड, तो प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करना होगा। एक क्वेश्चन है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो किस कमीशन और काउंसिल के चेयरमैन होते हैं? तो हमारा एक एनसीपीसी, नेशनल कमीशन फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, और इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एंड CSIR, इसके हमारे चेयरमैन और कमीशन के, वो कमीशन और काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट तथ्य जान लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके रेजिग्नेशन यानी त्याग पत्र देने की स्थिति में या मृत्यु की स्थिति में अगर अपना पद छोड़ देते हैं, तो उनके जो भी मंत्रिपरिषद होता है वो अपने आप उनके साथ ही डिसॉल्व हो जाता है। ओके, वो खत्म हो जाता है। सो हमारा जो आर्टिकल 74 है, 74, इसके तहत हमारे राष्ट्रपति की सलाह के लिए प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद होंगे, और 75 के तहत ये राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को नियुक्त करेंगे। ओके। और 78 के तहत हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनका जो राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य है, यानी उन जो भी जानकारी मांगे उन्हें प्रधानमंत्री को मतलब सूचित करना होगा, देना होगा। ओके। अब यहाँ पे एक देखिए आता है 76 और 77, इसको बताएं हैं आप सभी को। 76 के तहत भारत के जो हमारे महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो हमारे मुख्य न्यायिक सलाहकार होते हैं और प्रमुख वकील भी होते हैं। और 77 में जो भी कार्यवाही मतलब की जाती है, जो भी अन्य देश से भी अगर कोई समझौता होता है, तो हमारे राष्ट्रपति के नाम पर होता है, राष्ट्रपति के नाम पर। ओके। सो आई होप कि आप सभी को प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अच्छे समझ में आया होगा। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में भी डिफरेंस पता चला होगा, और हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, ये इनको भी पता चला होगा आपको, और उप मंत्री, इनके बीच में भी डिफरेंस पता चला होगा, काम इनका क्या है। और आर्टिकल 74, 75 और 78 आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।